हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। जी हां, यहां पर आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज सीरीज मिलने वाली है। आपके एग्जाम से पहले पहले तक हम इन टॉपिक वाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अकाउंटेंसी में हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट भी कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। फटाफट से जाइए और आप वहां पर जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं उन सभी वीडियोस को देखिए, ताकि आपको पता चल सके किस तरह का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, और ये भी पता चल जाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर हमें केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत डबल करनी पड़ेगी। तो अभी तक डबल मेहनत चल रही थी, वो क्या है उसका, बीजेपी का डबल इंजन की सरकार वगैरह को कुछ है ना। तो अभी तो हमें 4 इंजन की सरकार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मेहनत कर दी है डबल, तो आप भी हो जाइए अब डबल, और फटाफट से इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को करते हैं 4 गुना, ताकि हमारी जो सक्सेस है वो इंश्योर हो सके और मार्केट में अपना नाम आ सके और हम कह सकें अब की बार केवीएस पार। तो अभी का नारा है ना, बाद में कहेंगे इस बार केवीएस खल्लास हो गया, क्वालिफाई हो गया। हम स्कूल जाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को और मस्त उन लोगों को प्रिपेयर करेंगे आने वाली जनरेशन को आगे के लिए। तो कुल मिलाकर के अपना सपना पूरा करना है इस बार, तो इसीलिए अब की बार केवीएस पार। शुरू करते हैं अपना आज का सवाल। देखते हैं कौन सा टॉपिक है हमारे बीच में। बिजनेस स्टडीज के 2 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, आज 2 चैप्टर्स और डिस्कस करेंगे, और ये 2 टॉपिक्स रहे आपके सामने, जहां पर हम प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस और बिजनेस सर्विसेज की बात करेंगे, और साथ साथ में हम बात करेंगे इनकी एमसीक्यूज की। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी बहुत बड़ी नालायकी कह सकते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आज आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको डेली ऐसे बेहतरीन एमसीक्यूज मिल सकें, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अंडर दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर, देखो क्वेश्चंस इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन हिंदी में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के प्रिपरेशन करनी है, केवीएस निकालना है, तो इन फालतू की टेंशन में मत रहना कि यार सर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में क्यों नहीं दिए, पीडीएफ क्यों नहीं दिया, ब्ला 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 ब्ला। कुल मिलाकर के प्रिपरेशन करनी है, केवीएस निकालना है, तो थोड़ी मोटी बातों को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अंडर दिस टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पार्टीज इज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। जो हमारा जॉइंट वेंचर होता है वो 2 तरह का होता है, इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। तो अगर कोई भी सेपरेट एंटिटी है ना ज्वाइन होती है 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के साथ, है ना, तो वो क्या होगा, वो फॉर्म होगा किसके अकॉर्डिंग, जो एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। तो उसी के लिए पूछा गया है कि जो एग्रीमेंट होगा वो इक्विटी बेस्ड होगा या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। अच्छा, जैसे सपोज करो मेरी एक फर्म है ना, मेरी एक फर्म है, मैंने इन कुछ पार्टीज से कहा कि भाई आप मेरी फर्म में आइए, तो उन्होंने कहा बताइए आप हमसे कितना कितना पैसा लेंगे। जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग ना शार्क टैंक देखते होंगे, है ना, तो शार्क टैंक में क्या होता है, वो लोग आते हैं, है ना, पिच करते हैं, और साथ में क्या कर देते हैं कि भाई हम आपसे इतना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, इतने % इक्विटी के लिए, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पार्टीज के साथ डील कर रहे हैं। फर्म जो है पार्टीज के साथ क्या कर रही है, डील कर रही है, और जिसको भी लगता है कि भाई हाँ हमें डील कर लेनी चाहिए। तो अब मुझे बताओ वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इक्विटी होता है, बताइए फटाफट से। तो आंसर जो जाएंगे हम ए के साथ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसका जो क्वेश्चन है, ये सूटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी, जब भी नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न आता है कि तो हमारे माइंड में कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में आती है, स्टेचुअरी, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन, या इनमें से सभी। लालच बुरी बला है, इसलिए मैं इसको काट देता हूं। आप यही लगाने वाले थे, सॉरी बडी। तो इन तीनों में से आपको कोई एक आंसर चूज करना है, बताइए आपका सही आंसर। मेरे लिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसके अंतर्गत रेलवे आता है, ठीक है। चलिए, अच्छा रेलवे तो आते ही आते हैं, इसका कोई रेलवे से अलग कोई दूसरा एग्जांपल, यार रेलवे से अलग क्या, इसका एक एग्जांपल दो,
इसका एक एग्जाम्पल दो और इसका भी एग्जाम्पल दो, एक्सेप्ट रेलवे। चलिए देखिए तो सही आपको कितनी जानकारी है अपनी कंपनीज के बारे में। नेक्स्ट आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल। ग्लोबल, ग्लोब, 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 ग्लोब का मतलब क्या होता है? ग्लोब का मतलब क्या होता है? दुनिया। दुनिया, दुनिया में कौन व्यापार करता है? मल्टीनेशनल, मल्टी बहुत सारे। सुपरनेचुरल, सुपरनेचुरल अल्फाबेट कंपनी है, गूगल है, बहुत सारी कंपनी है, ऑरेकल है, ये सारी की सारी, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी की सारी क्या है? सुपरनेचुरल है ना। जैसे ठीक है ना, फेसबुक है, तो ये सब क्या है? हमारी सुपरनेचुरल कंपनीज हैं। तो कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा दोनों का। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, है ना, स्वायत्तता कि भाई हमारे बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हमारी अपनी अलग कमेटी होगी, हमारे अपने अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। और जब आप इसकी बात करते हैं तो आप गवर्नमेंट कंपनी पर चले जाते हैं। तो फोर्थ का आंसर जाएगा ए के साथ। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी, एमएनसी मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल। ऑप्शन बताओ, कंपनी के कॉरपोरेशन, बताओ फटाफट से, या कमेटी, बताओ फटाफट से, बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है? सी स्टैंड्स फॉर, एक और क्वेश्चन बन गया ये लो, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से। ब्रांचेस, सब्सिडरीज, हेडक्वार्टर्स और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में हटा देता हूँ, सब्सिडरीज में हटा देता हूँ। चलिए दो ऑप्शंस बचते हैं, करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर जो जाएगा बेटा वो जाएगा किसके साथ? हेडक्वार्टर के साथ। क्यों? क्योंकि जितनी भी, अरे भाई, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सभी की सभी किसके द्वारा सेंट्रलाइज की जाती हैं? हेडक्वार्टर्स के द्वारा सेंट्रलाइज की जाती हैं। अब जैसे सपोज करो मेरी कंपनी है अधिगम मंत्रा, सॉरी, अधिगम मंत्रा क्या कर रही है? एक तो इंडिया के अंदर और एक आउट ऑफ इंडिया, मतलब फॉरेन के अंदर, है ना। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में काम कर रही है, और आउट ऑफ इंडिया भी अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में काम कर रही है। लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी कहां से फॉर्मुलेट होंगी? जो मेरा हेडक्वार्टर होगा, मतलब जहां पर मेरी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। तो करेक्ट आंसर इसके साथ चला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सिक्स्थ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिख पब्लिक, सिख पब्लिक सेक्टर। बीमार, ऐसे ही लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? बीमार, बीमार, हाँ ये वाला सही है, नीचे वाला। तो जो बीमार कंपनियां होती हैं, है ना, कमजोर, बीमार माने कमजोर, जो कमजोर संस्थाएं होती हैं, ऐसे फर्म, ऐसे बिजनेस जो क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए हैं, जिनके पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं बचा है, ऐसी कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर की ऐसी कंपनीज को कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? MOFA, MOLLBIFR या NRF। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आएगा, वो क्या आएगा? BIFR। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका फुल फॉर्म है। 1987 में राजीव गांधी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, जिसे दिसंबर 1, 2016 नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल में कन्वर्ट कर दिया था। किसके प्रोविजन के अंतर्गत? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये आप इसका मेरे ख्याल से क्या ले लेना चाहिए? आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो मैं हो जाता हूं साइड, ताकि आप ले सको स्क्रीनशॉट। तो फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया होगा। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी जगह पर। आजा भाई, वहीं रहना है, आजा। ये आ गए हम अपनी जगह पर, और इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा BIFR, जिसको कहते हैं बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ सातवां सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? का फीचर नहीं है, नहीं, ये रहा, नहीं है। एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइजेज आर नॉट सिविल सर्वेंट। यहाँ के जो सर्वेंट, यहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो सिविल सर्वेंट नहीं होते। सही है गलत है?
दे आर जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी या ऑल ऑफ द अबव. मैंने पहले कहा था लालच बुरी बला है. तो दे आर जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आती है. तो ये तो इसका फीचर हो गया. फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ट्रेजरी से ही इनकी फंडिंग आती है. तो ये भी सही हो गया. लेकिन इसके एम्प्लॉयज जब ये कहता है कि सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं तो भाई ये हो जाती है बात गलत, क्योंकि इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो होते हैं सिविल सर्वेंट. और इसी के साथ आपका जो है ये वाला आंसर सही चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिपल पी. ट्रिपल पी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या मारुति सुजुकी आएगा, हीरो होंडा आएगा, टाटा स्काई आएगा या दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन आएगा, जिसकी जो किसकी फुल फॉर्म है DMRC की. बताइए इनमें से सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है, ये कहां से आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस. ट्रांसनेशनल एक से अनेक देशों के बीच में होने व्यापार करने वाली जो एंटरप्राइजेस कंपनीज होती हैं उन्हें ट्रांसनेशनल कहा जाता है. कोका कोला, नेस्ले, बोथ, नन ऑफ दीज. तो ये तो दोनों ही आपके मेरे ख्याल से फेवरेट होंगे, कोका कोला की कोल्ड ड्रिंक या कोक की कैन, और नेस्ले में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे 2 मिनट मैगी. तो मैगी इसी का प्रोडक्ट है ना. आ जाइए नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. 3, 17, 8 और 7. आपसे करंट के बारे में पूछा है तो अभी कितने पब्लिक सेक्टर PSU के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया है जिसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं है. तो करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा बच्चे वो जाएगा सी के ए के साथ, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3. अब आप मुझे इन 3 के नाम बता दो फटाफट से, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर. आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो सबसे पहले कंपनी के फॉर्मेशन से पहले क्या करते हैं कि भाई कंपनी क्या होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी. मतलब हम आइडियोलॉजी जो हम आइडिया है उसको कंसिडर करते हैं कि भाई क्या होगा, सोचते हैं उसके बारे में. फिर तब जाकर के है ना, फिर तब जाकर के हम क्या करते हैं, कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं कि भाई नहीं नाम वाम सब हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, अब चलो कंपनी का क्या करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं. तो इसका मतलब पहली जो स्टेज होगी कंपनी के फॉर्मेशन की वो क्या होगी, प्रमोशन. अब इन चारों में से प्रमोशन देख लो कहाँ कहाँ पर आ रहा है. तो 2 जगह प्रमोशन आ रहा है. अब प्रमोशन के बाद क्या बताया मैंने, इनकॉर्पोरेशन. तो जब हम इनकॉर्पोरेशन वाली बात करते हैं तो ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर नहीं आता है. तो ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही. तो इसलिए 11th में हम किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा इसको ना ध्यान से देख लेना, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल इशू करते हो, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हो, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. तो यहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर छुपा है कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था. चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं. हिंट है सेकंड जो 5 ईयर प्लान आए थे, 5 वर्षीय योजना आई थी, उसके अंतर्गत आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो रेजोल्यूशन पॉलिसी है उसको बनाया गया. और साथ साथ में कुछ इंडस्ट्रीज जो थी है ना, कुछ इंडस्ट्रीज जो थी उनको भी क्या किया गया, उनको भी डेवलप्ड किया गया देश के अन्य अन्य भागों में. तो आप मुझे उन 3 शहरों के नाम बताइए जहां पर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत जिन 3 शहरों में है ना, जिन 3 शहरों में उन इंडस्ट्रीज को सेट किया गया था 1950. तो इसका अब क्वेश्चन के साथ चलते हैं. ये कमेंट करके करिएगा फटाफट से, पॉज कर दो वीडियो तुरंत.
1956, 48, 1932 और 2009। तो अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान वाली बात करेंगे तो चला जाएगा 1956 में। तो इसी के साथ 12 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर अकाउंटेबल टू होम। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है वो किसके प्रति अकाउंटेबल होता है, जवाबदेही उसकी कहां पर होती है, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में तो है नहीं, तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो अपनी जो मिनिस्ट्री है ना, अपनी जो मिनिस्ट्री है उसके प्रति जवाबदेही देगा। चलिए, तो 13 के बाद आता है हमारा 14th क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू द, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, है ना, पर्याप्त सुविधाएं नहीं दे पाता। देखो कहीं ना कहीं रेलवे इतना बड़ा है तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो वो एक तरह से कहता है ना कि हर लोग सभी लोग रेलवे से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, कहीं पर पानी नहीं मिल रहा है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो ये पूछ रहा है कि भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे रेलवे है तो वो किन लोगों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाता है, कस्टमर्स को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को या इन्वेस्टर्स को, बताइए। देखिए हर कोई क्या कहते हैं रेलवे में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है ना, ज्यादातर लोग। तो एम्प्लॉयज तो प्रोवाइड कराते होंगे, इन्वेस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऑटोनॉमी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का आता है। अब बच्चे जी गवर्नमेंट और कस्टमर, तो गवर्नमेंट तो इसको कंट्रोल करती है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, दैट इज कस्टमर। हम लोगों को ही तो प्रॉब्लम होती है ना, हालांकि अब रेलवे ने तो बहुत सारा काम जो है, बहुत सारे चेंजेस अपने में कर लिए हैं, तो बहुत मतलब वाइड लेवल पर फैसिलिटीज आपको अवेलेबल मिलती हैं। खैर चलिए, अ बॉडी कॉर्पोरेट दैट कैन स्यू बी स्यूड, या तो वो केस कर सकती है या उसके ऊपर केस किया जा सकता है। जैसे सपोज करो ये कोई कंपनी है और ये एक व्यक्ति है, तो ये कंपनी इस व्यक्ति पर अपने नाम के आधार पर केस कर सकती है और ये व्यक्ति इस कंपनी पर इसके खिलाफ केस कर सकती है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही केस करने और कराने में अपना नाम यूज करती हैं। तो इस प्रकार की कंपनी कौन सी कहलाएगी, जॉइंट वेंचर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेचुरी या सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा स्टेचुरी स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस। क्या, स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस, जिनके खिलाफ आप वाद विवाद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, बताइए इनमें से कौन सा स्टेचुरी कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल है। पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, RBI, सेल और ONGC। इन दोनों की फुल फॉर्म बताना बेटे, इन दोनों की फुल फॉर्म बताना। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर के साथ जाएंगे वो हम जाएंगे बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What step did government took for the growth and development of the backward areas after independence? आजादी के बाद सरकार ने जो हमारे पिछड़े इलाके थे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किन कदमों को उठाया, है ना, क्या क्या कदम उठाए। तो पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है, 4 फूड इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, 2 कोल माइन सेटअप की गई, 4 स्टील प्लांट सेटअप किए गए और इनमें से सभी, बताइए। तो करेक्ट आंसर जो आपका जाएगा, मैंने पीछे भी पूछा था कि जब आपका इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, तो वो कब आया था, 1956 में, सेकेंड 5 ईयर प्लान। उस दौरान जो सरकार है उसने कुछ इंडस्ट्रीज को क्या करा था, सेट किया था। तो उसके लिए मैंने आपसे 3 सिटीज पूछी थी, तो वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। 4 फूड बेस्ड इंडस्ट्री थी, कोल माइंस थी या स्टील प्लांट्स थे। तो बेटा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। इसी की 4 में से मैंने 3 के आपसे पूछे थे कि इन 3 के जो शहर हैं उनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, क्वेश्चंस को याद रखने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उतनी ज्यादा आपकी बढ़ जाएंगी, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन देखा निकल गए, क्वेश्चन देखा निकल गए, क्वेश्चन देखा निकल गए। ऐसे MCQs नहीं होते हैं। अगर ऐसे MCQ होने लगे फिर सारे ही निकाल लेंगे, है ना, सबके फिर आउट ऑफ इन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप। जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, है ना,
जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो केवल और केवल कौन उठा सकता है, गवर्नमेंट उठा सकती है, और वो भी किसके बेसिस पर, जैसे ही डिमांड्स की क्या है, सॉरी जैसे ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की डिमांड है तुरंत ही। तो ऐसे में पीएसयू का क्या चेंजिंग रोल आपको दिखाई पड़ता है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो मैं इसके साथ जाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या रीजनल बैलेंस। यहाँ पर सेटअप की कोई बात नहीं हो रही तो ये तो होगा नहीं, इंपोर्ट आप कुछ कर नहीं रहे। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, बताइए इनमें से आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक को तो क्या कर दूंगा, बिल्कुल टिक कर दूंगा, और बी को भी टिक कर दूंगा, जिसमें से सही आंसर आप मुझे बताएंगे। बताइए तो सही आंसर जो आपका होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो बच्चे सोचेंगे वो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सोचेंगे, जो हो जाएगा उनका गलत। सही आंसर जो होगा वो होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि अगर आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छी सुविधाएं प्रदान करनी है, क्या करनी है, आपको अच्छी सुविधाएं प्रदान करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, और वो कौन कर सकता है, केवल और केवल सरकार ही कर सकती है। कौन कर सकता है, सरकार ही कर सकती है। तो इसीलिए अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कब होता है, जब हम उसे और बेहतर करने के लिए खर्च करते। किसके लिए करते, और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए खर्च करते, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को इजी या कन्वीनियंट बनाने के लिए, है ना। तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला है वो गलत हो जाएगा, और जो सेकंड वाला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सही हो जाएगा। तो इसी के साथ 19 पर हम जाएंगे। डैश एंड डैश पब्लिक सेक्टर कंपनीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन, ये जो भी है इसको हटा दो, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया और एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। निम्न में से कौन सी कंपनीज एक्सपोर्ट, देश के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एमएमटीसी, एसटीसी, आईटीसी और एसटीसी, आईटीसी और एमएमटीसी। देखो जहां पर भी आईटीसी है वो तो हो जाएगा कट, इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर तो एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, एमएमटीसी और एसटीसी। एक बार इनको देख लेंगे। डैश कम अंडर पीएसयू इन 1991। 1991 में निम्न में से कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है, फूड, ऑटोमिक, क्लॉथ या डिजाइन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से। तो मेरे बच्चे आप जो करेक्ट आंसर के साथ जाओगे वो हो जाएगा ऑटोमिक एनर्जी इंडस्ट्री, AEI, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि 3 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए 1991 में कितनी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट। तो जब इसकी बात करते हैं कि भाई सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन, सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन किस कंपनी का किया गया, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं, BBUNL, LJMC, MMTC और MOU। ये तो होगा नहीं, ये बाकी 4 कंपनीज के नाम है। तो इसमें से आप देखिए ये जो MMTC है ये मेजर रोल प्ले करती है किसमें, एक्सपोर्ट में, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसको तो उड़ा दो यहां से। अब बचे 2 कंपनीज, इनमें से केवल एक ही कंपनी है जो जिसका प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुली, पहला प्राइवेटाइजेशन देश का किया गया, और उस कंपनी का नाम है LJMC। इसके बारे में भी एक बार आप पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट हैज गिवन ऑटोनॉमी टू PSUs टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। मैंने आपको अधिकार दे दिया कि भाई आप जाइए और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर लीजिए, बट हेल्ड इन अकाउंटेबल फॉर स्पेसिफाइड रिजल्ट अंडर एन एग्रीमेंट। लेकिन उसके बाद भी जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है आप उसके प्रति पूर्णतः क्या होंगे, लायबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे, आपकी जवाबदेही बनेगी। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। ये कुछ नहीं होता, इसको हटा दो। तो इन 3, एक हटा दिया मैंने, इन 3 में से करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए।
आर्टिकल्स की तो बात ही नहीं हो रही है, अंडरटेकिंग की बात हो रही है, तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसका जाएगा, MOU का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम्स अंडर विच सेक्टर। पब्लिक लिमिटेड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहां पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम सुन करके पब्लिक सेक्टर पर चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर पर चले जाएंगे, PPP पर चले जाएंगे, या इनमें से किसी पर भी नहीं जाएंगे। बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी। 25-23 सही चल रही है स्पीड तो, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ। किसके साथ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में 3 ही चीजें होती हैं, एक तो होती है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, और एक होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेटिंग इन द मैटर ऑफ अकाउंटिंग, बजटिंग एंड ऑडिट इज एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। जिस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अकाउंटिंग, बजटिंग और ऑडिट होती है, इसी प्रकार से क्या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी इस प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लाइड किया जा सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्या यह पूर्णता नहीं लेकिन यह सत्य है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या दो कंपनीज में अलग अलग नेचर की जो कंपनीज हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटीज हो सकती हैं या अलग अलग होगा, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि सर अलग अलग ही होगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, और 24 में आ जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ एम्प्लॉइज आर सेलेक्टेड इन रेलवे। रेलवे में किस तरह से जो एम्प्लॉइज हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, बताइए। प्रोसीजर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, थ्रू प्लेसमेंट एजेंसीज, थ्रू गवर्नमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरे बच्चे, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू तो होता नहीं है, और नहीं प्लेसमेंट एजेंसी काम करती है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से ही क्या निकलता है, नोटिफिकेशन आउट होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज हैज सेपरेट लीगल एंटिटी। निम्न में से कौन सा जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये तो होगा नहीं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनी, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। तो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ही ऐसी है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या यह बात आपके समझ आ गई है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर। ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, तो कुछ बच्चे 1991 पर चले जाएंगे, जो हो जाएगा उनका गलत। 1947 में देश आजाद हुआ था, 1963 से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम कहते हैं 1956। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना माने सेकंड 5 ईयर प्लान के वक्त जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ आपका आता है बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां हम डिस्कस करेंगे बिजनेस सर्विसेज से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट से अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ RTGS इज, बताइए मिनिमम अमाउंट क्या है, 2 लाख रुपए। बहुत सीधा सीधा सा आंसर। NEFT और RTGS पे मैक्सिमम लिमिट खत्म हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है एश्योरेंस, एक होता है इंश्योरेंस, है ना। जैसे सपोज करो ये कोई व्यक्ति है ना, और ये क्या है, ये एक मेज है। क्या है ये एक मेज है या कोई टीवी है। बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। इन्होंने क्या कराया, इन्होंने अपना LIC कराया, लाइफ इंश्योरेंस कराया, है ना। इन्होंने क्या कराया, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया। तो जब इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो इन्होंने 60 साल के लिए कराया। कितने साल के लिए कराया, 60 साल के लिए। तो अगर ये 60 साल से पहले अगर ये
टपक जाते हैं, लेट जाते हैं, मर जाते हैं, तो जो सारा पैसा है वो कब मिल जाएगा? इस डेट को मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 60 साल के बाद मरते हैं, कब मरते हैं? 60 साल के बाद, तो 60 साल में उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि मरने की तिथि और मैच्योरिटी पीरियड में जो भी पहले होगा को जो पूरा प्रीमियम है उसका अमाउंट पे कर दिया जाता है। ये अश्योर्ड है। अच्छा, आपने टीवी का क्या कराया? इंश्योरेंस कराया। टीवी टूट ही नहीं रहा है, टीवी टूट ही नहीं रहा है, खराब ही नहीं हो रहा है। तो जब वो टूट नहीं रहा है, खराब नहीं हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी नहीं। तो इसका मतलब ये वाली बात हो गई कि जब लाइफ इंश्योरेंस होता है तो वहां पर आपकी एश्योरिटी हो जाती है। क्लियर है? चलिए इससे आगे नेक्स्ट पर हम बात करेंगे 30। द पर्सन और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन इज कॉल्ड। द पर्सन और फर्म हु गेट्स कंपनसेशन, जिसको कंपनसेशन मिलता है उसको क्या कहते हैं? इंश्योर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसको इंश्योर्ड बोलते हैं। और जो कंपनसेशन देती है उसको क्या बोलते हैं? इंश्योरर बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप जो बच्चे हैं वो ध्यान से लेक्चर्स को सुन रहे हैं। ठीक है, आप स्किप नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत सीधी सीधी सी बात है, अगर आप स्किप करोगे नॉलेज को तो नॉलेज आपको ऐसा स्किप करेगा कि आप ढूंढते रह जाओगे कि क्या हुआ है। तो जो भी चीज समझाई जा रही है, कराई जा रही है, उसको एक्वायर करने का एक तरीका होता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, अगर आप लोग पढ़ाते हैं, बेटा ध्यान से पढ़ा करो, 100% अपना दिया करो क्लासरूम के अंदर। ठीक है, और लेकिन वही चीज हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार पेपर तो ठीक ठाक था, थोड़ा सा पता नहीं क्या इधर उधर हो गया है ना, तो ये वाली बात हो जाती है। तो ये वाली बात ना हो, इसके लिए बड़े ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चंस को पढ़ा करो, समझा करो और फिर उन्हें आंसर किया करो। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि यार तुम लोग कमेंट्स में हाथों हाथ किया करो। अब फटाफट से बताओ, चलो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आज की डेट में मेरा रेस्टलेस काम चल रहा है, ये समझ लो। ठीक है, बिल्कुल रेस्टलेस। क्यों? क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको बनाना, और आजकल ना पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, किसी की नजर वजर लगी हुई है, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है पिछले कई दिनों से ना, या तो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या तो उसकी आवाज खराब हो जाती है या उसका माइक साइलेंट हो जाता है या पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। तो वो जो 1 से 1.5 घंटे की, 1.25 घंटा लगता है वीडियो शूट करने में, रिकॉर्ड करने में, वो भी बेकार हो जा रहा है। तो है ना, तो बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। बट कोई नहीं, अपन लोग भी जिद्दी हैं पूरा यार। अगर कह दिया है कि इस बार, अब की बार केवीएस पार, तो अगर ये वाली बात आ गई है तो डेफिनेटली अब की बार केवीएस पार करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आने दो, जितने भी हिंड्रेंस आ रहे हैं हम भी देख लेंगे, है ना। कॉमर्स के बच्चे हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, अपना पढ़ने पे लगे रहो बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो कमेंट भी कर ही दिया होगा इतना में आपने। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अ रिसीप्ट इज गिवन बाय पोस्ट ऑफिस। जब आप किसी भी डाक खाने में जाते हैं तो आप जब पोस्ट कराते हैं तो उसके बदले एक रिसीप्ट आपको मिलती है, तो वो किस पोस्ट के अगेंस्ट आपको मिलती है? बताइए, किस पोस्ट के अगेंस्ट आपको वो रिसिप्ट दी जाती है? रिसिप्ट, चलिए बताइए। रजिस्टर्ड पोस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलेंगे। आफ्टर पेइंग फुल कंपनसेशन द इंश्योरर एंटर इनटू द शो ऑफ इंश्योर्ड, दिस इज रिलेटेड टू। सारा कंपनसेशन देने के बाद जब जो इंश्योरर है वो किस में आ जाता है? शो ऑफ इंश्योर्ड में आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आगे हम बात करेंगे इंडेमनिटी। अच्छा, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इसको कर लेना थोड़ा अच्छे से, है ना, हेल्प करेगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल लाइफ इंश्योरेंस में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये ना एक माँ है ना, बड़ा सेंटी सा है, और ये क्या है? ये उसका एक बेटा है, एक ही बेटा है। अब अनफॉर्चुनेटली इस बेटे की, है ना, इस बेटे की क्या हो गई? ये गाड़ी स्पीड से आ रही थी, टक्कर हुई और ये बेटे के क्या हो गई?
डेथ हो गई, ये बेटे की क्या हो गई, डेथ हो गई। अब इसका इंश्योरेंस हो रखा था। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो इसका इंश्योरेंस 10 लाख का था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 10 लाख रुपए इनकी माँ को दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस माँ के लिए अपने बेटे की वैल्यू मात्र 10 लाख रुपए ही थी क्या? नहीं। या क्या जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, क्या वो इनकी इस व्यक्ति की वैल्यू को मेजर कर सकती हैं क्या? नहीं कर सकती ना। तो जहां पर आप डैमेज, जो आपका डैमेज हुआ है, अगर उसकी आप वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाता है, वो इंडेमनिटी कहलाता है। लेकिन अगर यहीं पर ये वाली कहानी होती कि यहां पर एक पोल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यहां पर एक पोल बना हुआ है और जो बस है वो तेज स्पीड से आ रही है और बस के पर कच्चे उड़ गए पोल से टकराते के साथ ही, तो हाँ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसका नुकसान, इसका डैमेज जरूर मेजर कर सकती है। तो जो इंडेमनिटी है वो कहां पर अप्लाई नहीं होगा, लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होगा। बड़ा बेहतरीन सा एग्जांपल दे दिया, ये दोनों तो बिल्कुल भी आपके छूटने ही नहीं चाहिए। After taking insurance, also insured must take care of insured goods as he or she was taking before the insurance policy। भाई जैसे सपोज करो मेरा ये पेन है ना, ये आपके हाथ में मोबाइल फोन या लैपटॉप जो भी है, आपने जब उसको लिया तो आपने क्या करा, आपने उसका इंश्योरेंस ले लिया कि भाई खराब वराब हो गया, खो हो गया तो मेरे काम आ जाएगा, तो मेरे को उसका रिफंड मिल जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप इंश्योरेंस ले लेते हो तो क्या आप उसका ख्याल रखना भूल जाते हो कि भाई ठीक है पड़ा है, टूट रहा है टूटन दो, खो रहा है खोने दो? नहीं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पॉलिसी लेने के बाद भी क्या है, बना रहता है। तो यही पूछ रहा है कि उसको क्या कहा जाता है। तो जब भी ये वाली बात आती है तो उसको कहते हैं मिटिगेशन ऑफ लॉस। क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू इनमें से किसकी मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं है? NEFT की। किसकी नहीं है? NEFT की। RTGS का हमने पीछे पढ़ा था शायद, RTGS है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज में। अच्छा एक बात बताओ, ये दो लड़के हैं एक लड़की है ना, ये दो व्यक्ति हैं। ये लड़के पक्ष वाले हैं 3 लोग, मम्मी पापा भाई और भाभी, और ये लड़की वाले हैं मम्मी पापा भाई और बहन। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये दोनों आपस में मिल रहे हैं शादी के लिए। अब इस व्यक्ति ने तो अपनी सारी बातें इन्हें बता दी और इस लड़की ने भी अपनी सारी बातें इन्हें बता दी, तो इन फ्यूचर ना कोई एक अनसर्टेनिटी हुई और कहीं थर्ड पर्सन से ना कोई बात उड़ते 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 यहां तक आई है ना, और इसके बारे में ये लड़की ऑलरेडी से बता चुकी है, या यहाँ की साइड से ना जैसे होता है शादी होती है तो फोन पहुंचने शुरू हो जाते हैं, फलाना ऐसा फलाना वैसा, उड़ते 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 यहाँ पे लड़की के पापा के पास कोई बात पहुंची। अब सारी बातें लड़के ने भी बता रखी थी तो उनको भी पता था, तो कुल मिलाकर के ना तो इनकी फैमिली पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना इनकी फैमिली पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, और दोनों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्मूथली हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म पर चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को आपस में क्या है, गुड फेथ है, एक पूर्ण विश्वास है कि हम एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं। तो जब ये वाली बात आती है तो इसको कहा जाता है अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एक्सिस्ट एट द टाइम ऑफ। जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो तो आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, माने समझ रहे हो ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो वो कब एक्सेस करता है? जब आप पॉलिसी ले रहे होते हैं या जब आप मैच्योरिटी आपकी होती है तब? बताइए। लाइफ इंश्योरेंस में तो जब आप पॉलिसी लोगे तभी आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट राइज होगा कि भाई इन फ्यूचर मुझे अगर कुछ हो गया तो एटलीस्ट मेरे पीछे मेरे मॉम डैड वगैरह ये जो फैमिली है वो स्टेबल रह पाएगी, है ना, तो उसी वक्त इंटरेस्ट होता है। क्लियर है ना, ये वाली बात है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूब्रीमे फिडाई, जो भी लिखा हुआ है भाई, विच प्रिंसिपल्स इज इंश्योरेंस इज बीइंग हाईलाइटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां से उठा लो, देखो ए यू,
और यहाँ से उठा लो एफ, अब यहाँ से रिलेट कर लो यू और एफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना वो यही जाएगा। मैंने तो इसको ऐसे ही सीखा है, बाकी तुम लोग देख लो जैसे भी आता हो। CWS वो सीधा सीधा है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन, चलिए कॉर्पोरेशन, सॉरी कॉर्पोरेशन नहीं, नीचे वाला जाएगा, गलत करवा दिया, गलत हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस ने मार डाला। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पैरा बैंकिंग। तो मैं एक बार पैरा बैंकिंग के बारे में आपको बता देता हूं। पैरा बैंकिंग एक एक्टिविटी होती है जो अंडरटेक की जाती है किसके द्वारा, उसकी डे टू डे एक्टिविटी, जैसे डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह। These activities can range from portfolio management and insurance business to the underwriting of bonds and PSU and so on। तो कुल मिलाकर के जो पैरा होता है मतलब पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी होती है, इसको बैड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैड बैंक। तो कुल मिलाकर के जैसे आपकी फर्म में बैड डेप्ट होते हैं, तो ऐसे ही बैंक में भी क्या होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो रिकवर नहीं होता है। क्या होता है, जो रिकवर नहीं होता, और उसके फाइनेंशियल, बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उन पे गलत इंपैक्ट डालता है। तो जो बैंक होता है ना, बैंक ऐसी ट्रांजैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, बैंक बैड बैंक में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी को पैरा बैंकिंग कहा जाता है। अब आ जाओ इस सवाल के ऑप्शंस पर। तो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज इंक्लूड इंश्योरेंस बिजनेस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वर्क एज अ फंड मैनेजर। तो ये तो बात हो गई गलत, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डिपॉजिटर कैन इश्यू अ चेक अगेंस्ट द अमाउंट इन पैरा बैंकिंग सेविंग स्कीम। तो डिपॉजिटर वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा बैंक जुड़ा हुआ है। पैरा बैंकिंग डज नॉट प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट एंड कैरी इट्स डे टू डे बैंकिंग एक्टिविटीज, और all the banks should maintain a balanced portfolio of equipment, leasing, hire, purchase and factoring services, and their exposure to each of these activities should not exceed 15% of total advances। तो इनमें से क्या पूछा है, नोट, अच्छा नॉट ट्रू पूछा है, कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से जब आप कौन सा सही नहीं है वाली बात करोगे तो बेटा ये तो सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो जो गलत होगा वो कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके साथ 41 IDBI अनाउंस टू लिक्विडिटी मैनेजमेंट। उन्होंने 2 लिक्विडिटी मैनेजमेंट करे थे, एक तो सी और एक जी, है ना। बस अब आपको आंसर पता ही चल गया होगा, सी और जी 2 में है, LMS और, तो यहाँ पर होता है कॉर्पोरेट। जो कॉर्पोरेट मतलब इसमें क्या होता है ना कि एक जो फर्म है वो एक ही समय पर अपने जितने भी अकाउंट्स उसके ऑपरेट हो रहे हैं उनसे फंड ट्रांसफर कर सकती है। तो ऐसे ही हाल क्या गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने किया था, IDBI बैंक ने किया था। ईयर बता दो इसका। चलो, प्योर टेंजिबल गुड्स एंड प्योर सर्विसेज आर टू एक्सट्रीम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ओनरशिप, लॉजिस्टिक चैनल। देखो लॉजिस्टिक वाली तो कोई यहाँ पर बात होनी थी, ऑनरशिप की नहीं हो रही है। अब यहाँ पर ये एक्सचेंज हो नहीं रहा है। तो मार्केट ऑफर में तुल मिलाकर के 2 चीजें होती हैं, एक तो प्योर टेंजिबल गुड्स होती हैं और एक प्योर सर्विसेज होती हैं, है ना। तभी तो बिजनेस आगे बढ़ता है। क्लियर है ना। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट विच बैंक अंडर मोरेटोरियम इन नवंबर 2020 या 2021 है। एक बार इसको देख लेना, इसका ईयर देख लेना इसका, हाँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पुट विच बैंक अंडर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम मतलब उसको जांच के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति जब हम कर देते हैं कि भाई आप देखो कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या हो रहा है, तो स्पेशल कॉजेज के कारण, है ना, स्पेशल कॉजेज में। तो वो कौन सा बैंक था आपको बताना है, तो लक्ष्मी विलास बैंक। कौन सा बैंक था बेटा, लक्ष्मी विलास बैंक, है ना। चलिए आगे, विच इज द बिगेस्ट रिटेल बैंक, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, तो SBI वाली बात। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे रिस्क इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मालवेयर, धोखाधड़ी, फिशिंग अटैक्स, जैसे साइबर अटैक्स हो जाना, है ना, या जैसे आपने किसी को OTP बता दिया, हैकिंग एंड स्पैम मेल, वो तो हमारे पास आते ही आते हैं, है ना। कितने सारे बैंक और इंश्योरेंस के आपके पास फ्रॉड कॉल्स आते होंगे, या ऑल ऑफ दीज। तो रिस्क ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में सभी का रिस्क है, आप किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते, है ना। Which of the following contained one of the earliest application of insurance principle? Napoleonic Code, Magna Carta, Code of Hammurabi और Charter of London। बताइए
अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल, अर्लीस्ट एप्लीकेशन मतलब प्राचीन काल से ही बना हुआ है, बताइए। तो प्राचीन काल में हमारे कौन कौन से रूट थे भाई एंशिएंट इंडिया में? एक तो रोड का था और एक मरीन का था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है। चलो ऑप्शन यहां पर जाते हैं और देखते हैं, ये रहा आपका कोड ऑफ हैम्योराबी। दिस प्रोवाइडेड द अंडरपिनिंग फॉर मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए बाकी आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। चलिए, द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू टच इज, तो उसको हम क्रोनोमिक्स बोलते हैं, हैप्टिक्स बोलते हैं, प्रोक्सेमिक्स बोलते हैं या सेमेंटिक बोलते हैं, बताइए। तो जो आंसर जाएगा वो किसका जाएगा? हैप्टिक्स, टी हैप्टिक्स टी से टच, है ना, हैप्टिक्स। क्रोनोमिक्स में आप नॉन वर्बल में जाते हो, क्रोनोमिक्स में आप क्या जाते हो? नॉन वर्बल में जाते हो। हैप्टिक्स में आप सेंस, टच और मोशन के थ्रू जाते हो। प्रोक्सेमिक में आप बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हो। और सेमेंटिक में आप क्या करते हो? साइंस, सिग्मा, रूल्स, वो होता है ना, समझ रहे हो ना, मतलब अलग अलग तरह के साइन, मतलब कन्वर्सेशन कुछ चल रहा है लेकिन आप साइन कुछ और दे रहे हो, है ना, तो वो वाली एक चीज है। चलिए, पेडागोगी में भी तो है ना शायद ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, बताइए। निम्न में से कौन सा जनरल इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है? कैटल इंश्योरेंस, ठीक है, कौन सा नहीं है? कैटल इंश्योरेंस। चलिए आगे बढ़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको चाहे आप मरो या मत मरो उसका पैसा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान, तो अगर आपको पता होगा तो कर दोगे 1955, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, सीधा सीधा सा आंसर है। चलिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज कवर्ड अंडर मरीन इंश्योरेंस, इनमें से कौन सा मरीन इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है? होल लाइफ पॉलिसी, क्या आप होल लाइफ के लिए पॉलिसी ले लेते हो? नहीं। क्या आप इंडोमेंट करते हो? नहीं। तो एक्ट ओनली? नहीं। तो एक ही आंसर बचा, लायबिलिटी इंश्योरेंस। आ जाइए, जो लायबिलिटी बनेगी वो पेमेंट कर दी जाएगी। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कब आई थी? 1985-86, है ना, 1985-86, ये भी ध्यान में रखना। चलिए, अ डॉक्टर कैन ऑपरेट ओनली ऑन द कंडीशन दैट अ पेशेंट इज रेडी टू टेक हिज सर्विस। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको सर्विस कब दे सकता हूं? जब आप तैयार होंगे। अगर आप तैयार नहीं हो तो मैं क्या आपको सर्विस दे सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। तो इसका मतलब क्या है? इंसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, इन्वेंटरी। तो बेटे जो करेक्ट आंसर होगा वो इंसेपरेबिलिटी है। आप क्योंकि आप कभी भी जो सर्विस प्रोड्यूसर है उससे आप उसकी सर्विस को क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। जैसे ये वाली बात हो गई कि जो चीज मैं आपको करा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूं, वो आप कहीं भी घूम लेना, आपको नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को मेरे से अलग कर ही नहीं सकते, है ना। वो चीज मेरे तक स्टैटिक है, मतलब मेरे तक ही जुड़ी हुई है ना। क्लियर है? ऐसी थोड़ी ना पूरा पूरा दिन लग रहा है नेक बनाने में, टाइम लग रहा है, मेहनत चल रही है, समझ रहे हो। ऐसे ही नहीं हो रहा है काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकर्स चेक इज ऑल्सो नॉन एज पे ऑर्डर। पे कर दो साहब, चेक ले आए हैं हम। इंश्योरेंस एक्ट कब अमेंडमेंट हुआ था? 1938। ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको पता होगा तो आप करोगे सही। चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट लोग कहते हैं रेलवे, हम कहते हैं वाटर। चलिए आंसर यही सही है, समझ गए। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्वर, अकाउंट इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या अकाउंट इनेबल्ड पेमेंट सर्वर, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पर आप ऑनलाइन अपने आधार के बेसिस पर क्या कर सकते हो? अपना पेमेंट कर सकते हो। तो अंडर विच पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द एश्योर्ड अटेन्स। जब एश्योरेंस मिल जाती है तो उसके बाद जो है
मनी दे दी जाती है। अ सर्टेन मनी एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर जो भी डिसाइडेड है। तो अब यार एनुअल बेसिस पर तो जानी जानी है, तो एन्युटी सीधा सीधा सा नहीं हो गया, है ना। चलिए, इन द इट इज अनदर टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड। आप मोबाइल में क्या करना, मोबाइल में जो भी आपका बैंक अकाउंट है, जिस भी मोबाइल में आपका नंबर डाला हुआ है और वो नंबर आपका रजिस्टर्ड है बैंक अकाउंट में, तो वहां पर आप *99# डालना। क्या करना, *99# डालना। तो जब आप *99# डालोगे ना, तो उसका इंपैक्ट ये आएगा, मैं बताता हूँ भी। *99# जैसे ही आप डालोगे तो आपके पास USSD जो होगा वो उसका आ जाएगा आंसर, और वेलकम टू *99#। और जैसे ही आपके पास आएगा तो आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जब आप आगे करोगे, जैसे मैंने अपना किया हुआ है, तो जैसे तुरंत सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर जैसे आते नहीं है आप USSD के बेसिस पर, जब आप वाउचर्स वगैरह या डाटा वगैरह पैक करते हो, तो बैलेंस चेक करने के लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए 4 दबाएं, मैसेज के थ्रू एक फ्लैश मैसेज जैसे शो होता है ना, समझ रहे हो। तो वो वाली एक बात है। जैसे इस तरह का, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो इस तरह का जो है वो आ जाता है, क्लियर है। तो सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जैसे सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, चेक बैलेंस, माई प्रोफाइल, पेंडिंग रिक्वेस्ट, तो और UPI पिन। तो आप UPI पिन के बेसिस पर वो कर सकते हो, और फिर पिन सेट कर दोगे तो आप कुछ भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेंड मनी क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। जैसे मैंने 1 पर करा तो मैंने सेंड मनी कर दिया, है ना। तो जैसे ही मैंने सेंड मनी करा तो अब दोबारा से वो जनरेट होकर के मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और उसके बेसिस पर जैसे जैसे वो आता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते चले जाएंगे, इसको आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसका निकल करके आएगा वो आएगा USSD। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन केस ऑफ कैश क्रेडिट लोन अमाउंट। अच्छा देखो, एक बात समझो, यहाँ पर क्रेडिटेड टू बोरोवर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। जैसे बैंक है और यहाँ पर मैं हूं, है ना, मैंने बैंक से कैश क्रेडिट लिया। कैश क्रेडिट की जो मेरी लिमिट है वो है 5 लाख रुपए। कितनी है, 5 लाख रुपए। लेकिन अभी जो मैंने बोरो किया है उस 5 लाख में से वो 2 लाख की है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो बैंक है वो टोटल अमाउंट जो क्रेडिट किया उस पर इंटरेस्ट लगाएगा, ट्रू फॉल्स, नहीं। और ये मैंने एडिशनल ऑप्शन डाल दिया ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि वास्तव में इसमें होता क्या है। तो आंसर तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स होगा। अब इसमें होता क्या, इसमें ये होता है कि जो अमाउंट हमने विड्रॉ करी है, क्या, जो अमाउंट हमने विड्रॉ करी है उस अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगाया जाता है, ना कि पूरी अमाउंट पर। और यही चीज अंग्रेजी में मैंने ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है। क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आपका आंसर फॉल्स के साथ जाएगा। चलिए, कितने तरह के बिजनेस सर्विसेज होती हैं, सॉरी सर्विसेज कितने तरह की होती हैं, तो ऑप्शन 3 है। जैसे बिजनेस सर्विस होती है एक हमारी, एक पर्सनल सर्विस होती है और एक सोशल सर्विस होती है, ठीक है ना। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। अ पर्सन हु अंडरटेक्स द इंडेमनिटी इज कॉल्ड। तो इंडेमनिटी कौन लेता है भाई, इंश्योरर लेता है ना, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आर। तो 5 तरह के वेयर हाउसेज होते हैं, जिन प्राइवेट, पब्लिक, बॉन्डेड, कोऑपरेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये चीज आपको दिख रही होगी, तो आप एक बार इसको देख लेना। नहीं दिख रहा है तो मैं इसको कर देता हूं पीछे, ये गया पीछे और ये आ गया आपके सामने फुल फ्लैग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ये देखो, ये लो, ये ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। चलिए, अब आ जाते हैं वापस अपनी ही जगह पर। तो हम आ गए वापस अपनी जगह पर और यहां पर आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, VSAT। VSAT किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आता है हमारे पास टेलीकॉम सर्विसेज दैट हैव अ लाइसेंस टू ऑपरेट विद इन स्पेसिफाइड एरिया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप जैसे किसी कॉलोनी में रहते होंगे, है ना, और आपके पास क्या होगा, वाईफाई होगा, है ना।
या पहले क्या चला करते थे, पहले डिश एंटीना चला करते हैं ना, डिश के लिए पहले एंटीना लगाते थे और डिश लेते थे किराए पर, उसका महीने का खर्चा 300 से 500 रुपये जाता था, है ना। तो वो आपको वायर से कनेक्ट होती थी, तो वो क्या करता था, आपके घर से एक वायर खींचता था और जो बाहर आपका पावर बॉक्स लगा हुआ है उसके में क्या कर देता था, बिल्ड कर देता था। अब वो जो पावर बॉक्स है वो ज्यादा घरों को सप्लाई नहीं कर पाता था, वो क्या करता था, वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता था जहां पर आप उसकी क्या कर सकते थे, सप्लाई कर सकते थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा वो केबल सर्विसेज के साथ चला जाएगा। और आज का आखिरी सवाल आपके बीच में, पोस्टल सर्विसेज इंडिया में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपका आंसर चला जाएगा 22। और इसी के साथ आज का जो आपका कार्यक्रम है वो होता है समाप्त। तो फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक कमेंट करो फटाफट से और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और साथ साथ में मुझे बताइए कि आपको ये जो पूरा का पूरा है, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है ये सही है या नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। बाकी चैनल को शेयर लाइक या सब्सक्राइब कराते रहो फटाफट से, अगर ऐसे ग्रोथ कराओगे चैनल की, पर कैसे काम चलेगा है। तो वो कहावत तो सुनी होगी, कर भला हो भला, तो भाई भला कर दो, क्या पता ईश्वर तुम्हारी भलाई कर दे, है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दो, शेयर कर दो फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब करा दो यार, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर इतनी मेहनत के बाद भी आउटपुट नहीं मिल रहा ना, सब्सक्राइबर्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही फायदा है ना। तो फटाफट से लाइक शेयर और बस करा दो यार, मजा नहीं आ रहा है, बस करा दो, है ना। हो जाने चाहिए सब्सक्राइबर्स, बढ़ जाने चाहिए इस वीडियो के बाद, कम से कम 150-200 तो सब्सक्राइबर्स बढ़ी जाने चाहिए यार, हैं। एग्जाम से पहले सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा सकते, 5-10 हजार नहीं सब्सक्राइबर कर सकते, इतने लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। जल्दी से करो चलो सब्सक्राइब। चलो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। फटाफट से आराम से देखो, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, बहुत ज्यादा आराम से नहीं चल रहे हैं, सही चल रहे हैं ना, सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं, सब टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं ना, है ना। तो बस ये जो है आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया है 3rd और 4th चैप्टर बिजनेस सर्विसेज, तो 2, 2, 4 और 3 और 5 मेरे ख्याल से 1 से विद इन द 10 डेज आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। ये हो जाना चाहिए, अगर किसी भी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया तो बिल्कुल हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपके लिए मिसलिनियस क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जहां पर हम अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मेरा मन आगे और भी है कुछ कराने का, लेकिन वो रिजल्ट आउटपुट लास्ट में तब मिलेगा जब मुझे सब्सक्राइबर्स दिखेंगे बढ़िया वाले, ठीक है। एग्जाम से 2 दिन पहले है ना जो है वो रहेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। तो है कुछ सरप्राइज टाइप से कुछ कर रहे हैं प्लान, तो फटाफट से, मतलब वो 2-3 दिन लगातार चलेगा, है ना। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप ये मानो पीजीटी कॉमर्स का पेपर अगर 16 को होता है ना, तो 14 को लास्ट डे होगा, तो 2-3 दिन, है ना, 11, 12, 13, मतलब उसी के हिसाब से हम देख लेंगे। लेकिन वो मिलेगा तब आपको सरप्राइज जब आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा देंगे। तो अगर आपको लेना है वो सरप्राइज तो फटाफट से चैनल्स को ग्रो कराइए, है ना। चलिए, तो बढ़ जाने चाहिए। बाकी ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए दिगम मंत्रा के साथ। जय हिंद।